चलिए यहाँ पे शुरू कर चुके हैं। आप सभी जितने भी नर्सिंग कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए रेडी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के तैयारी में मैं चार चांद लगाने आ चुका हूँ। और आपको इस चैनल पर हर एक जो वीडियो बार बार आएगा चैनल पर आपको विजिट करना है। जैसे आज की इस वीडियो में मैं आपको 50 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है मैं आपको अलग अलग 3-4 टॉपिक से लिया हूँ, जो आपको जीएनएम में या स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, सीएचओ कोई भी नर्सिंग के बहाली है उसमें काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से हेल्पफुल होने वाला है। एक अलग लेवल का प्रश्न है, हर एक रंग के हर एक टाइप्स के क्वेश्चन है, तो पढ़िए समझिए। और आपके आने वाला किसी भी स्टेट में एग्ज़ाम है नर्सिंग का, बिहार हो, बिहार स्टाफ नर्स का हो या फिर एएनएम का हो, जो भी हो, सीएचओ का हो, मैं एक अलग लेवल के क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जिसमें सभी कुछ इंक्लूड हो जाएगा। तो चलिए करते हैं शुरू। 2024 में जो भी बहाली आएगा कंटिन्यू आपको यहाँ पे तैयारी कराया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन स्किन ट्रैक्शन नहीं है? कहता है कौन सा इनमें से स्किन ट्रैक्शन नहीं है। अब स्किन ट्रैक्शन आप लोगों को पता होगा कि स्किन ट्रैक्शन का क्या काम होता है कि यह हड्डी, टूटी फूटी हड्डियों को जो है सीधा करता है खींच के, ठीक है ना। तो इनमें से कौन सा नहीं है? बक्स ट्रैक्शन है, ठीक है, ब्रायन ट्रैक्शन है और रसेल ट्रैक्शन है। तो आपको पता होना चाहिए कि यह तीनों अपने आप में ट्रैक्शन है, लेकिन क्रचफील्ड ट्रैक्शन आपका स्किन ट्रैक्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके। दूसरा है, कहता है पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक केमिकल नेम क्या होता है? पीओपी जो आपके हाथ पर बैंडेज उजर चढ़ाया जाता है ना, तो वो पीओपी का क्या नाम होता है? रासायनिक नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस का कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम मैग्नेट। नाम बताना है, इनमें से क्या होगा? तो देखिए इनमें से प्लास्टर ऑफ पेरिस का राइट जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम सल्फेट इसका जो है नाम होता है। CaSO4 इज द राइट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तीसरा नंबर का प्रश्न है, ब्लड इन स्पूटम। ब्लड इन स्पूटम मतलब स्पूटम में ब्लड, समझ गए, या ब्लड में स्पूटम, बात वही है। ब्लड में अगर स्पूटम होता है, ठीक है, या स्पूटम में आपके ब्लड आते हैं, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं मेडिकल टर्म में? तो क्या कहते हैं? हेमोप्टाइसिस कहते हैं, हेमेटमेसिस कहते हैं, हेमोथेरेक्स कहते हैं, हेमोटोचेजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तो दो कंडीशन होता है। एक कंडीशन में अगर थूक जो होता है, थूकते हैं उसमें अगर ब्लड आ रहा है या कफ में ब्लड आ रहा है, तो उसे हम लोग हेमोप्टाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोप्टाइसिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके। अब नेक्स्ट है, इसी में एक ऑप्शन भी है कि ब्लड इन वोमिटस मतलब वोमिटिंग में ब्लड अगर आ रहा है, उल्टी कर रहे हैं लिक्विड वाला, और उसमें अगर ब्लड आ रहा है तो उसे क्या कहते हैं? हीमोप्टाइटिस तो जान चुके हैं, हेमेटमेसिस, हेमोथेरेक्स, और यहाँ पे एक और है हीमोटेजिया, ठीक है, हीमोटेचेजिया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? अगर किसी को वोमिटिंग में ब्लड आता है तो उसे हम लोग हीमेटमेसिस कहते हैं। दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। वहाँ पे बीच में पी था, यहाँ पे पी नहीं है, तो पी नहीं रहेगा तो वोमिटिंग में ब्लड आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, बहुत अच्छा प्रश्न है, मल में ब्लड होना क्या कहता है? अब देखिए कुछ अलग अलग ब्लड होते हैं, एक गंदे ब्लड होते हैं, एक आपके फ्रेश ब्लड होते हैं, ठीक है। तो अगर अकल्ट ब्लड आता है मल में अगर आपको एक अकल्ट ब्लड आता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मलीना कहते हैं, हेमोटमेसिस कहते हैं, हीमोथेरेक्स, हेमोटेचिया। तो आपको पता होना चाहिए कि मल में अगर ब्लड आता है अकल्ट वाला तो उसे मलीना कहते हैं। मलीना इज द राइट आंसर, ठीक है। छठा नंबर का है, बहुत शानदार है, कहता है मल में फ्रेश ब्लड अगर आता है, एक होता है ओकोल्ट ब्लड, ठीक है, ओकोल्ट ब्लड, और एक होता है मलीना ब्लड, फ्रेश ब्लड यानी ताज़ा ब्लड। तो ताज़ा ब्लड मलीना, हेमोटमेसिस, हेमोथेरेक्स और हेमोटकेजिया, ठीक है, हेमेटोचेजिया। तो हेमेटोचेजिया जो होता है यह मल में फ्रेश ब्लड को बताता है, समझ गए, राइट आंसर। आगे 7 नंबर का है, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक प्रेशर के बीच क्या अंतर होता है? बताना है। यहाँ पे देखिए ब्लड प्रेशर क्या होता है, एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायसिस्टोलिक। हम लोग जैसे लिखते हैं 120/80 नॉर्मल, तो ऊपर वाला सिस्टोलिक, नीचे वाला डायसिस्टोलिक, ठीक है। तो इन दोनों के जो बीच का अंतर होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, यही बताना है। पल्स प्रेशर, पल्स डिफिसिट, पल्स ऑक्सीमीटर, पल्स पैराडॉक्सेज। क्या होता है? नाड़ी विरोधाभास, नाड़ी ऑक्सीमीटर, नाड़ी कम, नाड़ी दबाव। तो इसका राइट आंसर होता है, दोनों के बीच के अंतर को पल्स प्रेशर, नाड़ी दबाव कहते हैं, ठीक है। आगे है, एपिकल और रेडिकल पल्स के बीच क्या अंतर होता है? देखिए एक होता है एपिकल और एक होता है रेडियल।
एपिकल और रेडियल पल्स के बीच का क्या अंतर होता है? तो नाड़ी दबाव, नाड़ी कम, ठीक है, पल्स डिफिसिट, नाड़ी ऑक्सीमीटर, नाड़ी विरोधाभास। तो एपिकल और रेडियल के बीच का जो अंतर होता है वह पल्स डिफिसिट होता है, यानी नाड़ी का कमना, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, एक अंश बराबर होता है कितने टी स्पून? देखिए एक पूछेगा आपसे, कंफ्यूज नहीं हो गया, एक होता है टेबल स्पून, एक क्या होता है टेबल स्पून, और एक होता है आपका टी स्पून। तो जो टेबल स्पून होता है ना, यह टी स्पून के 3 गुना होता है, ठीक है। टेबल मतलब 12, टी मतलब टी स्पून मतलब छोटा। तो टी स्पून अगर 5 ml के होता है तो टेबल स्पून इसके 3 गुना होगा, मीन्स 15 ml का होगा टेबल स्पून, और टी स्पून होगा 5 ml का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर से आप लोग समझ गए होंगे, एक अंश बराबर होता है कितने टी स्पून का। एक प्रश्न अलग है, 2 चाय का चम्मच, 4 चाय का चम्मच, 5 चाय का चम्मच, 6 चाय का चम्मच। अब ये 6 चाय का चम्मच कैसे? तो आपको पता है टी स्पून 5 ml का होता है, ठीक है, और एक अंश बराबर कितने ml होता है? 30 ml होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता है, तो 5 में 6 से गुना करेंगे तो 30 होगा, यानी 6 चाय के चम्मच होगा तो वह एक अंश के बराबर होगा, एक अंश बराबर 30 ml। बातें को समझ गए? चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे, एक टेबल स्पून बराबर है, अभी मैंने बता दिया कि एक टेबल स्पून होगा तो कितना होगा? 5 ml, 7 ml, 10 ml, 15 ml। तो इसका राइट आंसर 15 ml, क्योंकि यह टी स्पून के 5 गुना होता है, समझ गए, टेबल स्पून, तो 15 ml हो जाएगा। अगर टी स्पून पूछेगा तो 5 ml। अब यहाँ पे देख लीजिए, आप सभी के बीच में जो है 10 के बाद 11 नंबर का प्रश्न है, बहुत शानदार है। एक अंश होता है, एक अंश कितना होता है? 15 ml, 25 ml, 30 ml, 40 ml। अभी ऊपर बताए हैं कि एक अंश बराबर होता है 30 ml, अभी ऊपर मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है डायरेक्ट एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका, भ्रूण के विकास के बाद रक्त प्रवाह ब्लड सप्ताह 10 सप्ताह में होता है। कहता है कि भ्रूण के विकास के बाद जो ब्लड का सप्लाई होता है कितने सप्ताह में होता है? 10 से 12 सप्ताह, 12 से 14 सप्ताह, 12 से 16 सप्ताह और 10 से 20 सप्ताह। तो भ्रूण के विकास के बाद जो रक्त का प्रवाह जो शुरू होता है वह 12 से 20 सप्ताह में होता है, ठीक है, 12 से 20 सप्ताह में, ठीक है। नेक्स्ट है, एस्ट्रोजन के फिजियोलॉजिकल कार्य क्या है? अब आपको पता है एस्ट्रोजन क्या है, तो एस्ट्रोजन का एक भौतिक कार्य क्या है, फिजियोलॉजिकल कार्य क्या है, ठीक है। गर्भधारण के बाद मायोमेट्रियल वृद्धि के लिए जिम्मेदार, इंडोमेट्रियम की हाइपरट्रॉफी को उत्तेजित करना, एफएसएच के स्राव को कम करना, उपरोक्त में से सभी। अब एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है, ठीक है, फीमेल हार्मोन है। तो यह गर्भधारण के बाद जो मायोमेट्रियम होता है, मतलब यूट्रस के जो मिडिल लेयर होता है उसके वृद्धि के लिए यह जिम्मेदार होता है। यह इंडोमेट्रियम के हाइपरट्रॉफी मतलब यूट्रस के आंतरिक लेयर को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, हाइपरट्रॉफी मतलब बढ़ना, ठीक है। एफएसएच के स्राव को यह कम करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, यानी इनमें से सभी होगा ए ऑप्शन, ओके। चलिए अब आता है नेक्स्ट है 14 नंबर, माँ द्वारा 18 से 20 सप्ताह की गर्भावस्था प्रेगनेंसी में भ्रूण की हलचल को महसूस करना क्या कहलाता है? एक महिला है, ठीक है, उसका प्रेगनेंसी का 18 से 20 वीक हो चुका है, सप्ताह हो चुका है। इस दौरान अगर वह हलचल अपने गर्भ में हलचल अगर महसूस कर रही है तो वह क्या कहलाता है? लाइटनिंग, क्यूकनिंग, होगार्स चिन्ह, चैडविक चिन्ह। तो इसका राइट आंसर क्यूकनिंग होता है, भ्रूण के पहले हलचल को, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, गर्भ अवस्था के दौरान एक स्वस्थ महिला का वजन कितना होता है? यहाँ पे प्रेगनेंसी का पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के दौरान एक नॉर्मल महिला का वजन कितना जो है बढ़ता है, यहाँ पे पूछ रहा है कितना बढ़ता है, नॉर्मल से कितना बढ़ता है, ठीक है, स्वस्थ महिला में कितना बढ़ता है। तो स्पष्ट रूप से देखिए 6 से 8, 8 से 10 kg, उसके बाद जो है आपका 10 से 12 kg, 12 से 14 kg। तो एक नॉर्मल महिला जो कि प्रेगनेंसी के टाइम में है तो उसके अगर नॉर्मल वज़न की बात किया जाए तो नॉर्मल वज़न से लगभग 10 से 12 kg वज़न बढ़ जाता है। बातों को समझ गए? 10 से 12 kg वज़न जो है उसके बढ़ जाते हैं, एकदम क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से देखिए, बहुप्रसरपा स्त्री मल्टीपेरस की प्रसव की तृतीय अवस्था
थर्ड स्टेज की अवधि कितनी होती है। मतलब एक महिला एक से ज़्यादा बार प्रेगनेंसी हो चुकी है, मीन्स एक से ज़्यादा बार वह बच्चे को जन्म देने वाली है, तो उस कंडीशन में जो थर्ड स्टेज का जो लेबर होता है उसका टाइमिंग कितना होता है, पीरियड कितना होता है, 10 से 15 मिनट, 15 से 30, 30 से 45, 45 से 60। तो देखिए जितना महिला अगर महिला कोई प्रथम बार अगर जन्म दे रही है बच्चे को तो उसमें थर्ड स्टेज ज़्यादा समय लेता है, ठीक है। अगर कोई दूसरा बार दे रही है तो वह पहला बार के कम समय लेगी। अगर कोई तीसरा बार अगर बच्चे को जन्म दे रही है तो वह दूसरा बार से भी कम समय तीसरा बार में लेगा। यानी जैसे जैसे जो महिला बच्चे को जितना बार जन्म देगी उसका थर्ड स्टेज उतना ही आसान हो जाता है, ठीक है। यानी 10 से 15 मिनट होता है मल्टीफरा लेडीज में, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे एक टेबलेट फेरस सल्फेट में कितनी ग्राम एलिमेंटल आयरन होती है। यहाँ पे पूछ रहा है कि एक फेरस टेबलेट है, फेरस सल्फेट FeSO4, ठीक है। फेरस सल्फेट के बारे में पूछ रहा है कि एक फेरस सल्फेट के में कितनी ग्राम एलिमेंटल आयरन, मतलब जो एलिमेंटल आयरन होती है कितना ग्राम होती है, 40 mg, ठीक है। कितनी ग्राम एलिमेंटल आयरन होती है, मिलीग्राम, यहाँ पे मिलीग्राम है, mg, 40 mg, 50 mg, 60 mg, 70 mg। तो इसका राइट आंसर जो है आपका 60 mg होगा, ये याद रखिएगा, पूछता है, यही सब एग्जाम में पूछता है, ठीक है, कि एक फेरस सल्फेट में कितने आयरन होते हैं। एक फेरस सल्फेट में कितनी मात्रा में पोषक आयरन एब्जॉर्बेबल आयरन होता है, वो क्या था, एलिमेंटल आयरन, यहाँ पे है एब्जॉर्बेबल आयरन, ठीक है, अवशोषण जो बॉडी को अवशोषक होगा। तो 18 नंबर है, तो एक फेरस सल्फेट में जो एब्जॉर्बेबल आयरन होता है 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 15 mg, याद रखिएगा, एब्जॉर्बेबल आयरन, ओके। 19 नंबर का है, वो कौन सी संरचना है जो भ्रूण और माता के इंट्रायूटेरिन लाइफ के मध्य होता है। ये पूछ रहा है वह कौन सी स्ट्रक्चर है जो भ्रूण और माता दोनों के बीच में इंट्रायूटेरिन लाइफ के मध्य होता है। मतलब इंट्रायूटेरिन कहने का मतलब है कि गर्भाशय के अंदर बीचों बीच में होता है। तो गर्भाशय, एम्पुला, प्लेसेंटा, फैलोपियन ट्यूब। तो आपको पता होना चाहिए कि यह यूट्रस होता है, यूट्रस के दीवार से लगा हुआ प्लेसेंटा होता है, और प्लेसेंटा से नाभि नाल जो है आपके बच्चे से लगे होते हैं, ठीक है, पता होना चाहिए। तो यही जो है आपके यह यूट्रस और माँ के बीच में जो होता है यही प्लेसेंटा ही होता है, ठीक है, समझ गए चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट है 20 नंबर, एक परिपक्व मैच्योर प्लेसेंटा में कितना रक्त होता है। कहता है जब एक प्लेसेंटा परिपक्व हो जाए तो उसमें कितना रक्त ब्लड होता है, 250 ml, 500 ml, 700 ml, 1000 ml। तो एक मैच्योर प्लेसेंटा में 500 ml रक्त होता है। यही कारण है कि जब महिला बच्चे को जन्म देती है तो प्लेसेंटा डिस्ट्रॉयड होता है, ठीक है, प्लेसेंटा जो है वह यूट्रस को छोड़कर बाहर निकलता है थर्ड स्टेज में, तो उस दौरान काफ़ी ब्लीडिंग होता है, तो ये 500 ब्लड जो है ये होता है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिम्ब ओवरी। डिम्ब मतलब क्या होता है, ओवरी द्वारा अंडाणु ओवम का निकलना क्या कहलाता है। एक डिम्ब क्या करता है, ओवरी क्या करता है, अंडा को निकालता है बाहर, ठीक है। तो डिम्ब द्वारा अंडाणु ओवम का निकलना, परिपक्वता, डिम्ब क्षरण, प्रोलिफिकेशन और निडेशन। तो इसका राइट आंसर होगा डिम्ब क्षरण, ओवुलेशन, ठीक है, डिम्ब से निकलना, ओवुलेशन, डिम्ब क्षरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। आपको पता होना चाहिए प्रेगनेंसी को कितने ट्राइमेस्टर में बांटा गया है, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब प्रथम तिमाही, प्रथम गर्भावस्था के 3 महीने को जो है हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी का अर्ली सिम्टम मतलब सबसे पहला जो सिम्टम्स होता है वह निम्नलिखित में से कौन सा होता है, ब्रेस्टन हिक्स संकुचन, शिशु की हृदय धड़कना व फिटोस्कोप से सुनना, शिशु की हृदय की धड़कन USG से सुनना, मासिक धर्म चक्र का बंद होना। तो सबसे पहला अर्ली सबसे फर्स्ट जो सिम्टम्स यही होता है कि जैसे ही महिला का फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रथम जो तीसरा 3 महीना होता है उसमें पहला सिम्टम्स यही होता है कि महिला का मासिक धर्म बंद हो जाता है। जैसे ही महिला कोई प्रेग्नेंट होगी उसका मासिक धर्म बंद हो जाता है। तो प्रथम 3 महीने में सबसे पहला सिम्टम्स यही होता है, ठीक है, ये चीज़ें समझ गए। आगे चलिए नेक्स्ट है तीसरा नंबर, भ्रूण की क्राउन की लंबाई की डैश से मापा जाता है, ठीक है। भ्रूण की लंबाई मापा जाता है किससे, फोकस से हिल तक,
वर्टेक्स से हील तक, वर्टेक्स से कोसेक्स तक, ठीक है, सिर से कॉसेक्स तक। तो जो भ्रूण के जो क्राउन की लंबाई है वह मापा जाता है वर्टेक्स से कॉसेक्स तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है वर्टेक्स से कॉसेक्स तक। 24 नंबर का है, खूबसूरत प्रश्न है, बिना लाल रक्त कणिकाओं, बिना आरबीसी के लाल मूत्र दिखाई देना सिवाय किसमें होता है। देखिए, लाल रक्त आरबीसी जो होता है, यह आरबीसी आपका अगर ब्लड में आ रहा है, मूत्र का लाल दिखाई दे रहा है, तो लूपस नेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, हेमोलाइटिक यूरेनिमिक सिंड्रोम और रेब्डोमायोलाइसिस, ठीक है। तो अगर आप मूत्र में आरबीसी दिखाई दे रहा है, मूत्र लाल दिखाई दे रहा है, तो वह सिवाय किस, बिना लाल रक्त कणिकाओं के लाल मूत्र दिखाई देता है, सिवाय मतलब किसको छोड़कर मूत्र लाल दिखाई देता है, तो रेब्डोमायोलाइसिस में जो है आपके इसके सिवाय जो है आपके बिना आरबीसी के भी मूत्र जो है लाल दिखाई देता है। और रेब्डोमायोलाइसिस में क्या होता है, आरबीसी एक्चुअल में रहता है, लेकिन इन तीनों में आरबीसी नहीं रहता है, ठीक है। यह आपके किडनी का रोग होता है, यह तीनों, चाहे लूपस नेफ्राइटिस हो, ये भी किडनी का है, पाइलोनेफ्राइटिस भी जो है किडनी का है, और यूरेनिमिक सिंड्रोम भी उसी का रोग है, ठीक है। 25 नंबर है, एक डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन DIC से पीड़ित रोगी में प्रयोगशाला के परिणाम दर्शाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। DIC से पीड़ित कोई रोगी है तो उसके प्रयोगशाला के परिणाम में क्या दर्शाया जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन समय में कमी, मतलब PT टाइम में कमी, आंशिक थ्रोम्बोप्लास्टिक समय में कमी, डिक्रीज पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ठीक है, प्लेटलेट्स गणना में वृद्धि, प्लेटलेट बढ़ेगा, या लंबा प्रोथ्रोम्बिन और आंशिक थ्रोम्बोप्लास्टिन समय, यानी प्रोलॉन्ग प्रोथ्रोम्बिन एंड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ठीक है। यानी इसका राइट आंसर DIC में यही होता है कि प्रोथ्रोम्बिन लंबा चलता है और आंशिक रूप से जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है वो समय आंशिक होता है, यानी प्रोथ्रोम्बिन लंबा चलेगा, इंक्रीज करेगा, और थ्रोम्बोप्लास्टिन डिक्रीज करेगा, पार्शियल दिखाई देगा रिजल्ट में DIC के रोगी में, ओके। नेक्स्ट है आपका, एक रोगी बच्चे के लिए, एक रोगी यानी एक बच्चा रोगी है, 500 ml 5% आइसोलाइट P 48 घंटे की अवधि में लगानी है, यानी 48 घंटे की अवधि में लगानी है 500 ml 5% आइसोलाइट, ठीक है। एक बूंद का कारक ड्रॉप फैक्टर, ठीक है, बूंद कारक ड्रॉप फैक्टर 60 जो है प्रति ml है, प्रति मिनट कितनी बूंद लगाई जाएगी। तो आपको ये बनाने वाला है, एक क्वेश्चन बहुत बार परेशान करता है लोगों में, तो याद रखिएगा 10 बूंद, 12 बूंद, 15 बूंद, 20 बूंद, और आप लोग इसका कैलकुलेशन करके बताइए कि कितना होगा, इसका आंसर आप लोग खुद बताइए कैलकुलेट करके, ठीक है। यानी 500 ml द्रव की मात्रा है, 5% आइसोलेट को 48 घंटे में लगाना है, और बूंद जो रेट है वो 60 GTT प्रति ml है, ठीक है। इसको आपको कैलकुलेट करना है, ओके। चलिए 27 नंबर है, यहाँ पे देख लीजिए, कहता है कि बच्चों में दवा की गणना कैलकुलेशन करने का सूत्र क्या है, तो यंग का नियम, क्लार्क का नियम, फ्राइड का नियम। तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चों में दवा की गणना कैलकुलेशन हम लोग सभी नियम से कर सकते हैं, यंग के नियम भी, क्लार्क के नियम भी, फ्राइड के नियम भी, यानी उपरोक्त सभी, ओके। चलिए नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। अब यहाँ पे नेक्स्ट है 28 नंबर का है, देख लीजिए स्पष्ट रूप से, बच्चों में दवा की गणना का आधार क्या है, BMI, वजन, ऊंचाई, लंबाई। तो देखिए बच्चा में जो दवाई का जो गणना करते हैं वो वेट पर आधारित होता है, वेट को हम लोग देकर गणना करते हैं, समझ गए चीज़ों को। नेक्स्ट है 29 नंबर, एक बच्चा श्वसन में कठिनाई यानी डिस्पोनिया से पीड़ित है, ठीक है, डिस्पोनिया मतलब श्वसन में कठिनाई होता है। सबसे पहले बच्चों को क्या नर्सिंग देखभाल प्रदान करेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपके एग्जाम में ऐसा ही थ्योरिकल क्वेश्चन आएगा कि अगर एक बच्चा श्वसन से पीड़ित है, श्वसन कष्ट से पीड़ित है, तो सबसे पहले बच्चे को नर्सिंग देखभाल में आप क्या देंगे, तो इंट्रावेनस इन्फ्यूजन आरंभ करो, यानी स्टार्ट IV इन्फ्यूजन, क्या ये सही है। दूसरा है सुपाइन पोजीशन में लेटाएंगे, ऑक्सीजन पद्धति आरंभ करें, यानी O2 थेरेपी आरंभ करेंगे, नेबुलाइजेशन आरंभ करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले आप IV नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसको ऑक्सीजन का दिक्कत है, तो IV तो गलत हो जाएगा, इंट्रावेन ट्रांसफ्यूजन। सुपाइन पोजीशन भी गलत है, सुपाइन पोजीशन में भी वो सही नहीं हो सकता है।
ऑक्सीजन थेरेपी ठीक है, ऑक्सीजन बढ़िया है, ऑक्सीजन देकर आप बच्चे को ऑक्सीजन पुनः शुरू कर सकते हैं। नेबुलाइजेशन ये भी गलत है, नेबुलाइजेशन अलग अलग चीज़ों में होता है, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर, एक 8 महीने की आयु की लड़की के मूत्र का नमूना यूरिन सैंपल प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उचित विधि है। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मानिए एक 8 महीने की बच्ची है, ठीक है, लड़की है, बच्चा शिशु है 8 महीने की, ठीक है, आपको उसके यूरिन का कलेक्शन लेना है, ठीक है। तो सबसे उचित विधि क्या है ये बताना है। सुप्राप्यूबिक एस्पायरेशन, इंडवेलिंग कैथेटर नमूना, क्लीन कैच वाइड, मूत्र बैग नमूना। तो सबसे बेहतर जो विधि है इसमें सुप्राप्यूबिक एस्पायरेशन गलत, इंडवेलिंग कैथेटर सैंपल गलत, क्लीन कैच वाइड सही, यूरिन बैग सैंपल गलत, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखना है। 8 महीने हैं, साल भर भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, तो ये चीज़ें हैं। 31 है नवजात में आँख यानी एक्जिला द्वारा ताप का, यहाँ पे कांख होगा, कांख है, हाँ सॉरी कांख ही है, आँख मैंने पढ़ दिया। नवजात में कांख यानी एक्जिला जिसको बगल कहते हैं द्वारा ताप का सही माप करने के लिए कितने मिनट तक थर्मामीटर लगाकर रखना है। तो माय डियर, एक बच्चे को, नवजात शिशु है, उसका सही तापमान लेने के लिए 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, तो आपको जो है 3 मिनट एक्जिला कांख में लगाकर थर्मामीटर को रखना चाहिए। नेक्स्ट है लुम्बर पंक्चर प्रक्रिया के बाद कौन सी पोजीशन दी जाती है। आपको पता होगा कि जो रीढ़ की हड्डी होती है, इसी रीढ़ की हड्डी में जो है इंजेक्शन जो है आपके चुभाया जाता है, ठीक है, और यही इंजेक्शन जो है आपके रीढ़ की हड्डी में चुभाया जाता है CSF वगैरह निकालने के लिए, वही लंबर पंक्चर होता है, ठीक है। लंबर पंक्चर करने के बाद पेशेंट को फाउलर पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन, ठीक है, एंड बगल से लेटना यानी साइड लेटरल। तो कौन सा होगा राइट आंसर? राइट आंसर सुपाइन पोजीशन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। 33 नंबर है, निम्नलिखित में से किसकी सहमति पत्र कंसेंट जो है फर्म में आवश्यकता नहीं है। अनुसंधानकर्ता का पता, अनुसंधानकर्ता का नाम, अनुसंधानकर्ता का फ़ोन, अनुसंधानकर्ता का आय। तो निम्नलिखित में से कंसेंट फर्म में अनुसंधान रिसर्चर का पता होना चाहिए, नाम होना चाहिए, फ़ोन नंबर होना चाहिए, लेकिन आय से कोई मतलब नहीं है कि वो कितना कमाता है, उससे क्या लेना देना है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा चर वेरिएबल नॉमिनल स्केल पर मापा जा सकता है, ठीक है। तो जो है नॉमिनल स्केल पर कौन सा इसमें मापा जा सकता है वेरिएबल के रूप में। रोगी की ऊंचाई, रोगी का IQ स्कोर, रोगी का लिंग, रोगी का हीमोग्लोबिन स्तर, ठीक है। तो कहता है निम्न में से कौन सा जो है वेरिएबल नॉमिनल स्केल पर मापा जा सकता है। तो रोगी का लिंग, ठीक है, रोगी का लिंग जो है इज द राइट आंसर, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब ये चीज़ हो गया। अब है हमारा यहाँ पे कहता है कि वैवाहिक स्थिति और धर्म मापे जाते हैं। वैवाहिक स्थिति और धर्म मापे जाते हैं किस पे? नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरनल स्केल, रेशियो स्केल। तो किसी का वैवाहिक स्थिति और धर्म को मापा जाता है नॉमिनल स्केल पर। ये सब रिसर्च का क्वेश्चन है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पे निम्नलिखित में से किस माप के पैमाने में स्केल ऑफ मेजरमेंट में पूर्ण शून्य होता है। तो किस में पूर्ण शून्य होता है, किस पैमाने में? नॉमिनल में, ऑर्डिनल में, इंटरनल में, रेशियो में। तो जो रेशियो स्केल जो मेजरमेंट है इसमें पूर्ण शून्य होता है, 0 होता है रेशियो वाला में, ओके। 37 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पैमाना रोगी का वजन मापने के लिए उपयुक्त है? ऑर्डिनल, नॉमिनल, रेशियो, इंटरवल। तो रोगी का अगर आपको वजन मापना है क्रीगा में, किलोग्राम में, तो रेशियो स्केल जो है सबसे उपयुक्त स्केल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे बहुत शानदार प्रश्न है, शरीर के तापमान की माप का उदाहरण क्या है? शारीरिक मापन, जैविक मापन, भौतिक मापन, उपरोक्त सभी। अब देखिए शरीर का तापमान शारीरिक ताप को बताता है, यह आपके एक वाइटल टेम्परेचर भी होता है, और यह आपके बॉडी के एक फिजियोलॉजिकल मुँह में क्रिया होता है, तो वह भी है, यानी यह सभी चीज़ को उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट है आयु एक उदाहरण है
किसका? कंटिन्यूअस वेरिएबल का, डिक्रीट चर यानी असतत चर, स्पष्ट चर यानी नाम मात्र यानी नॉमिनल चर। तो माय डियर, आयु का एक कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है, सतत चर होता है। ठीक है, आगे है यहाँ पे देख लीजिए, लिंग एक उदाहरण है। लिंग एक उदाहरण है किसका? डाइकोटोमोसस चर का, द्विभाजी चर, असतत चर, क्रमवार चर, मात्रात्मक चर। तो लिंग जो जेंडर होता है यह एक द्विभाजी चर होता है, इसको याद रखना है। ठीक है, 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा चर क्रमवार पैमाने यानी ऑर्डिनल स्केल से मापा जाता है? कौन सा चर? तो एनीमिया के प्रकार, एनीमिया की गंभीरता, हीमोग्लोबिन ग्राम प्रतिशत में, सीरम फेरिटिन स्तर। तो जो आपके ऑर्डिनल स्केल है उसमें एनीमिया के प्रकार नहीं, एनीमिया के गंभीरता जो है मापा जाता है। हीमोग्लोबिन ग्राम प्रतिशत में गलत, सीरम फेरिटिन स्तर गलत। तो एनीमिया की कितनी गंभीरता है यह आपके ऑर्डिनल स्केल से पता चलता है। ठीक है, 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विभाजी डाइकोटोमोस चर वेरिएबल का उदाहरण है? आयु, लिंग, शैक्षणिक स्तर, ठीक है, और व्यवसाय। तो लिंग जो है वह आपके द्विभाजी वेरिएबल का उदाहरण है, जो कि अभी भी ऊपर आप लोग जस्ट क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मुख्यतः महत्वपूर्ण बफर कौन सा है? कहता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मुख्यतः महत्वपूर्ण बफर यानी रुकावट कौन है? तो हीमोग्लोबिन, बाइकार्बोनेट, डीपीजी और क्लोराइड। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मुख्यतः जो बफर है वह बाइकार्बोनेट होता है। समझ गए चीज़ों को? बिल्कुल। आगे चलिए, क्रिया अंतराल एनियन गैप का मतलब क्या है? एनियन गैप का मतलब क्या होता है? तो एनियन कोनों में जगह, अनाग्नतन आयन एनियोज प्लाज्मा में उपस्थित। ठीक है, उसके बाद होता है अनाग्नेतन यानी अनमिजर आयन, प्राथमिक एनियोजेंस में कमी, प्राइमरी डिफिसिट ऑफ आयोन्स। ठीक है, यहाँ पे होता है एनियोन्स। ठीक है, एनियोन्स और ये है अनमिजर एनियोन प्रेजेंट इन प्लाज्मा। ठीक है, तो क्रिया अंतराल ओनियन गैप का मतलब क्या है? ओनियन गैप का मतलब है कि अनमिजर ओनियन प्रेजेंट इन प्लाज्मा, मतलब बिना मापने वाला प्लाज्मा में उपस्थित अनमेजर अनियन। ठीक है, 45 है, सुक्रोज में ग्लूकोज के साथ होता है, यानी सुक्रोज में ग्लूकोज के साथ क्या होता है? माल्टोज, फ्रैक्टोज, ग्लाइकोजन और ग्लैक्टोज। ठीक है, तो सुक्रोज में ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज होता है, याद रखिएगा। ओके, ये सब आपके जो है न्यूट्रिशन का क्वेश्चन है। ग्लूकोज का अन्य नाम क्या है? डेक्स्ट्राइन, डेक्स्ट्रोज, सुक्रोज और सेक्रीन। तो ग्लूकोज का दूसरा नाम डेक्स्ट्रोज भी होता है, जो कि आप लोग देखिएगा सलाइन वगैरह चढ़ता है तो ग्लूकोज के जगह पर डेक्स्ट्रोज लिखा रहता है। ठीक है, इनमें से सिंपलेस्ट एमिनो एसिड कौन है? देख लीजिए, ट्राइप्टोफैन, वैलिन, ग्लाइसिन और अर्जिनाइन। तो इनमें से जो सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है वह ग्लाइसिन है। ठीक है, ग्लाइसिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 48 नंबर का प्रश्न है, क्रिएटिनाइन किससे सिंथेसाइज होती है? अब आपको पता होना चाहिए, क्रिएटिनाइन एक क्रिस्टलीय पदार्थ है, समझ गए, जो आपके किडनी के द्वारा यह वेस्ट पदार्थ को अलग किया जाता है। ठीक है, तो क्रिएटिनाइन जो सिंथेसिस होता है वह किसके द्वारा? ग्लाइसिन, एंजाइम और मिथोनाइन के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है, यह इसके द्वारा संश्लेषित होता है। ग्लाइसिन, एंजाइम और मेथोनाइन के कारण संश्लेषित होता है। फीटस भ्रूण द्वारा सिंथेसिस अर्लीस्ट इम्यूनोग्लोबिन है, यानी भ्रूण के द्वारा जो है कौन सा संश्लेषित जो है होता है? इम्यूनोग्लोबिन, आईजीडी, आईजीएम, आईजीए, आईजीई। तो आईजीएम जो है भ्रूण के द्वारा सिंथेसिस होता है इमोग्लोबिन में सबसे पहले। इमोग्लोबिन जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस करता है और नवजात को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, वह कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है? वह कौन सा आईजी है? इम्यूनोग्लोबिन है जो प्लेसेंटा से क्रॉस करता है और नवजात को इम्यूनिटी देता है, आईजीजी, आईजीएम। ठीक है, उसके बाद है आईजीए, आईजीजी। तो राइट आंसर जो है आपका होगा आईजीजी, जो बच्चे को इम्यूनिटी बूस्ट करता है। ठीक है, 51 है, कहता है कि प्यास लगना थर्स्ट किसके द्वारा स्टिमुलेट होता है? एडीएच, नोरएड्रेनालाइन, एपिनेफ्रिन, डोपामाइन। तो प्यास लगना ये हार्मोन होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एडीएच,
इसके द्वारा जो है यह स्टिमुलेट होता है। ठीक है। 52 है, सिकल सेल एनीमिया में बीटा चैन ग्लूटामाइन को रिप्लेस कौन करता है? तो सिकल सेल एनीमिया में ग्लूटामाइन को जो रिप्लेस करता है वह अर्गेनाइन, एलेनाइन, ठीक है, वेलिन और मिथोनाइन। तो माय डियर, सिकल सेल एनीमिया में जो ग्लूटामाइन के जो रिप्लेस करता है वह आपका होता है मिथोनाइन, सॉरी वेलिन। वेलिन रिप्लेस करता है किसको? ग्लूटामाइन को, सिकल सेल एनीमिया में। ठीक है। वेलाइन, ये सब एमिनो एसिड है, याद रखिएगा। वेलाइन, ग्लाइसिन, ये सब एमिनो एसिड है। और आज का वीडियो का लास्ट है, एथेरोस्क्लेरोसिस किसके कारण होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस किसके कारण होता है? HDH ग्राही में कमी, ठीक है, एपियोप्रोटीन ई की कमी, LDL सक्रियता में कमी, लाइपोप्रोटीन लाइपेज में कमी। तो माय डियर, आपके बॉडी में जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है वह एपियोप्रोटीन ई की कमी के कारण होता है। ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग, आज का यह वीडियो का लास्ट प्रश्न था। तो आप लोग बताइए कि इस प्रकार से प्रश्न आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो सप्ताह में अभी 2 से 3 वीडियो ऐसा आएगा अगर आप चाहेंगे तो। ठीक है। और इस प्रकार से आप लोग प्यार आशीर्वाद बनाइए, शेयर कीजिए सभी ग्रुप में, क्योंकि बिना पढ़े हुए तो अब कोई भी नर्सिंग का जॉब आपको नहीं होने वाला है, चाहे किसी भी स्टेट में है, चाहे बिहार में है या कहीं भी है। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।